हेलो बच्चों। और सबसे पहले कूलॉम्स लॉ पे कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम है, दो लाइट स्ट्रिंग हैं, दोनों की लेंथ L है और उन दोनों से एक m मास का और दूसरा भी m मास का ऑब्जेक्ट या स्फेयर बांध के लटका दिया गया है। टू लाइट स्ट्रिंग्स connected with equal mass of spheres and suspended from a point। कोई पॉइंट बोल सकते हो, सपोज कर लिया O पॉइंट। तो नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों स्फेयर जो होंगे वो इस तरह से इस पोजीशन में लटके रहेंगे। ओके, लाइट स्ट्रिंग है, दोनों स्फेयर का मास m है, दोनों पर कोई चार्ज नहीं है तो कोई फोर्स नहीं होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ये पोजीशन होगी। अब इन दोनों पर हमने इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रोवाइड कर दिया, नेचर भी सेम है। तो जब चार्ज का नेचर सेम है तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण ये दोनों चार्ज, दोनों स्फीयर एक दूसरे से x डिस्टेंस पर आ गए हैं और x डिस्टेंस पर आके रुक गए हैं। तो जब चार्ज प्रोवाइड किया हम लोगों ने, चार्ज दिया इनको, तब इनकी सिचुएशन ये हो गई। अब बोल रहा है कि अगर x के वैल्यू L से बहुत कम है, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो इस लेंथ L से बहुत कम है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में यहीं आके रुक गए हैं तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो, जबकि x की वैल्यू L से बहुत कम है। करेक्ट, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो का मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब होता है फोर्सेज इन वन डायरेक्शन इक्वल टू फोर्सेज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब ये जो दोनों बॉडीज़ हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं। इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स ऑन बॉडी इज इक्वल टू जीरो। तो अब एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी है, दोनों में से किसी एक की बात कर लें क्योंकि दोनों सिमिलर बॉडीज़ हैं। तो सपोज कर लो लेफ़्ट साइड वाली बॉडी की बात कर रहे हैं, तो चेक करें कि इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। आप बोल सकते हो कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो अब कौन कौन से फोर्स लगेंगे चेक करें। इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, टेंशन इन स्ट्रिंग T अवे फ्रॉम द बॉडी, स्ट्रिंग में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी T, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, जैसे इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, इस पर ऐसे फोर्स लगेगा और ये इसको इधर पुश करेगा, तो इस बॉडी पर फोर्स किधर लगेगा, ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। कितने फोर्सेज हो गए, 3 फोर्सेज हो गए, Fe, mg और ये T। सपोज कर लो इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। पहले डिस्टेंस क्या थी दोनों बॉडीज के बीच की, x। अब ये यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ x/2। करेक्ट। अब इक्विलिब्रियम में है तो कॉन्सेप्ट क्या बताया गया कि नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब एक डायरेक्शन में फोर्स बराबर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो यहाँ चेक करो कितने फोर्सेज हैं, 3, Fe, mg और T। Fe एक साइड में लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स इधर होना चाहिए। mg एक डायरेक्शन में है, इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स इस तरफ होना चाहिए। टेंशन T के 2 कंपोनेंट कर सकते हो, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एक कंपोनेंट हो गया T cos थीटा, जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो cos, दूसरा कंपोनेंट T sin थीटा। अब इक्विलिब्रियम में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो r की जगह x लिख दो, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। इन इक्विलिब्रियम एक डायरेक्शन में फोर्स T cos थीटा इक्वल टू mg। उसके बाद F इज इक्वल टू T sin थीटा, तो T sin थीटा इक्वल टू Fe। दोनों को डिवाइड कर लो तो T से T कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी Fe अपॉन mg। अब यहाँ पर एक ख़ास बात है जो कंडीशन दे रखी है उसने कि x जो है वो L से बहुत कम है। अगर x की वैल्यू L से बहुत कम होगी, x बहुत कम होगा L से, तो ये एंगल बहुत कम होगा, यू कैन से ये थीटा बहुत कम होगा।
तो व्हेन एक्स मच लेसर देन एल देन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, यू कैन से टेंड्स टू ज़ीरो। जब एंगल बहुत कम होता है, जब एंगल बहुत कम होता है तो टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, आल्सो टेन थीटा को साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो बिकॉज एंगल इज़ वेरी स्मॉल देयर फॉर यू कैन से टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो टेन थीटा के प्लेस पर साइन थीटा लिख दो। फार्मूला क्या बन जाएगा फिर, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। अब साइन थीटा का वैल्यू पिछले वाले फिगर से देख सकते हैं, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। अब देखो टेन थीटा को साइन थीटा लिखने से ये फ़ायदा हुआ कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस सीधा सीधा मिल गया। टेन थीटा को टेन थीटा लिख लेते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब बेस तो पता नहीं है, तो बेस निकालते तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते, कैलकुलेशन बहुत हो जाता है और रिजल्ट भी नहीं आता। इसलिए कंडीशन दे रखी है कि एक्स मच लेसर देन एल, जिससे कि क्वेश्चन इजी हो जाए और इजी सोल्यूशन हो जाए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला फिगर से क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो एक्स बाई टू अपॉन एल। एफ ई की वैल्यू लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी क्यू स्क्वायर एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी होल पावर 1/3। दिस इज द आंसर। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एक्स इजकल टू क्यू स्क्वायर एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी होल पावर 1/3। जो पूछ रहा था उसका आंसर ये हो गया। अब इसी में कई क्वेश्चन और बनते हैं। एक क्वेश्चन ये कह रहा था इफ होल सिस्टम इज टेकन इन फ्री स्पेस, जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है अगर वहाँ पर ले जाएं, तब कह रहा है कि इनके बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो जब इनको हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाएंगे तो एम जी तो ख़त्म, केवल कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये स्ट्रिंग जो होगी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, क्योंकि एम जी तो है नहीं जो इसको नीचे लाए, इसलिए स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। और स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री एंगल हो गया। और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, ये चार्ज Q था, ये चार्ज Q था, बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई L, और L कितना हो गया 2L। अब इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही स्ट्रिंग में टेंशन होगा। स्ट्रिंग में टेंशन किधर होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, और ये इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल, तो एफ इज इक्वल टू टी। तो स्ट्रिंग में टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस एफ इज इक्वल टू टी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 2L, 2L का स्क्वायर कर दिया 4L स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 ये और 4 ये आ जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। कितना हो गया टेंशन, Q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया। एक क्वेश्चन ये बनता है। एक और क्वेश्चन बनता है जिसको आपको खुद ट्राई करना है। कह रहा है इफ होल सिस्टम इज ब्रॉट इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी D, अगर इस पूरे सिस्टम को हम डेंसिटी D वाले लिक्विड में ले जाएं, देन प्रूव दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का इतना होगा जबकि स्ट्रिंग के बीच का एंगल चेंज ना हो, व्हेन एंगल बिटवीन स्ट्रिंग रिमेन्स सेम। अगर स्ट्रिंग से बीच का एंगल सेम नहीं होता है और इस पूरे को अगर हम किसी लिक्विड में रखें जिसका डेंसिटी स्मॉल d हो, तो उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रूव करना है K इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन कैपिटल D माइनस स्मॉल d। कैपिटल D यहाँ पर जो डेंसिटी है, कैपिटल D जो है वो डेंसिटी ऑफ स्फीयर्स, जो दो गोले रखे थे उनकी डेंसिटी है कैपिटल D, मतलब सॉलिड की डेंसिटी कैपिटल D है और लिक्विड की डेंसिटी स्मॉल d। तो ये आपको ट्राई करना है, नहीं आए तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल ये था। दूसरा एग्जांपल है कि दो चार्जेज हैं, एक पर +4Q है, दूसरे पर +Q है, A और B। अब पूछ रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू एंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड आउट द वैल्यू एंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज
व्हेन होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जबकि पूरा सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम। पूरे सिस्टम का मतलब जितने भी चार्ज हों वो सब इक्विलिब्रियम में हो। तो तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, मतलब जो रखा वो भी इक्विलिब्रियम में हो, उस पर भी नेट फोर्स जीरो हो, और जो दो चार्जेस हैं वो भी इक्विलिब्रियम में हो। करेक्ट। तो अब तीसरा चार्ज कितना रखना है और कहाँ रखना है। तो सपोज कर लो तीसरे चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है और हमने यहाँ पर ए से एक्स डिस्टेंस पर बीच में रखा है। अब यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखनी है कि अगर दो चार्जेस के बीच में कोई अगर तीसरा चार्ज रखना हो तो कहाँ रखना चाहिए, उनके बीच में कहीं रखना चाहिए या फिर आउटसाइड। ये ऐसे पता करोगे आप, ये ऐसे पता कर लेंगे कि अगर दोनों चार्ज जो रखे हैं उनका नेचर सेम है तो तीसरा चार्ज इनके बीच में कहीं रखोगे तो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज इस लाइन के बाहर रखोगे इधर या फिर इस तरफ, तब वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो किधर इक्विलिब्रियम में होगा, लाइन के बाहर, इधर बिटवीन नहीं, इस तरफ या फिर इस तरफ। अब किस तरफ होगा ये भी पता कर सकते हो, जो छोटा चार्ज हो उसकी तरफ। तो ये प्रॉब्लम करने में इजी होगा, जो छोटा चार्ज हो बाहर की तरफ रखो और छोटे चार्ज की तरफ रखो अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। तो यहाँ पर दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जब इनके बीच में कहीं रखेंगे। तो मान लिया तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू है और उसको ए से हमने एक्स डिस्टेंस पर रखा है। बीच की डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस की स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, आर माइनस एक्स। अब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, ज़ीरो। तो अब इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए देखोगे कि इसके आसपास कितने चार्जेज हैं। कितने चार्जेज हैं इसके आसपास, दो, एक 4Q और एक Q। 4Q के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन, C पॉइंट है तो बोल सकते हैं FCA, फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू चार्ज A। इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन, FCB, फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू चार्ज B। दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। जब दो फोर्स एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट उनको माइनस करके निकालते हैं, सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट उनको ऐड करके निकालते हैं। तो यहाँ पर इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, माइनस करके। बट वो इक्विलिब्रियम में कह रहा था, तो अगर इक्विलिब्रियम है तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, ज़ीरो। वो ज़ीरो कब हो सकता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। इसलिए डायरेक्ट बोल दिया गया कि इन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q FCA इज इक्वल टू FCV, F नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। FCA की वैल्यू लिखा 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, होल स्क्वायर मत करना। होल स्क्वायर किया तो बस वही क्वेश्चन में फंसेंगे। तो स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट खत्म, 4 का 2 हो गया, एक्स स्क्वायर का x हो गया। अंदर मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ गई 2r/3। कहाँ रखना चाहिए, 4Q चार्ज से 2r/3 के डिस्टेंस पर या फिर Q चार्ज से r/3 के डिस्टेंस पर। तो तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, 2r/3 ए से। अब कितनी वैल्यू का होना चाहिए वो भी चेक करो आप। तो कितनी वैल्यू के लिए आप क्या पता करोगे, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, तो या तो इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में कर लो या इसको इक्विलिब्रियम में कर लो। तो सपोज किया हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में इस प्लस Q चार्ज को, ठीक है। तब प्लस Q चार्ज पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे देखो ज़रा। इस चार्ज के आसपास और कितने चार्ज हैं, एक कैपिटल Q चार्ज है और एक ये 4Q चार्ज है। इन दोनों के कारण इस पर फोर्स लगेंगे। इस कैपिटल Q चार्ज के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन शो कर दिया हम लोगों ने, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन FBC, फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू चार्ज C। उसके बाद इस 4Q के कारण भी फोर्स लगेगा, ठीक है। इस 4Q के कारण भी इस Q पर फोर्स लगेगा। तो 4Q के कारण जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे FBA, फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू चार्ज A। अब दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं,
जब सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स कैसे निकालते हो, ऐड करके, अभी बताया। बट इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में जो होंगे तो कंडीशन क्या होगी, नेट फोर्स जीरो। अब नेट फोर्स जीरो तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। एफ नेट निकालोगे कैसे, दोनों फोर्सेज को ऐड करके, सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड कर दिया, एक को ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस हो गया, वैल्यू रख दो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जो निकाला था 2r/3 पुट कर लो, सॉल्व करो, कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी -4q/9। क्या रिजल्ट हो गया कि तीसरा चार्ज कहाँ रखें और कितनी वैल्यू का रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। तो तीसरा चार्ज कहाँ रखोगे, 4q चार्ज से 2r/3 के डिस्टेंस पर, और वैल्यू कितनी होनी चाहिए कैपिटल क्यू की, -4q/9, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। करेक्ट। तो ये दो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे, और भी एग्जाम्पल ऐसे 1 बाय 1 करके देखते जाएंगे। ओके, थैंक यू।